Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी 2019 के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा, तो इस वजह से पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के साथ साथ सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ऐप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पर मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करना है, वहाँ पर मिश्रा जी टेक्निकल नाम से ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाएगी और आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संगठन ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यूथ साइंटिफिक प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये कार्यक्रम उनके लिए बेसिकली लॉन्च किया गया है जो स्कूली छात्र हैं और जो स्पेस रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेस रिसर्च के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं और उसके बारे में सीखना चाहते हैं कुछ। ठीक है, तो उनके लिए ये लॉन्च किया गया है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। इसमें क्या होगा, इसमें प्रत्येक राज्य से और जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं तो सभी से 3-3 छात्र लिए जाएंगे। कितने 3-3 छात्र लिए जाएंगे प्रत्येक राज्य से, प्रत्येक स्टेट से, और उनको रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में प्रैक्टिकल करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो इसरो ने लॉन्च किया है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। तो हम लोग इसरो के बारे में फिर से रिवाइज करते हैं। आप लोग अगर डेली वीडियो देखते होंगे तो आपको इसरो के बारे में बिल्कुल याद हो गया होगा। अगर आपको याद है तो आप लोग नीचे लिखते चलिए, देखते समय वीडियो आप लोग लिखते चलिए। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो के करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं के सिवान। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया के पहले कृत्रिम वर्षा के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया? इसे कृत्रिम उल्का वर्षा कर लीजिए। ठीक है, कृत्रिम उल्का वर्षा के लिए किस देश ने सैटेलाइट लॉन्च किया? तो किसने किया है? जापान ने। ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जापान ने अभी हाल ही में दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का वर्षा के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये उल्का मतलब क्या होता है? ये जो शूटिंग स्टार होते हैं ना, मेटेओर, उन्हें ही कहते हैं हम लोग उल्का। तो जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे होंगे तो उल्का के वर्षा के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जापान ने। इसमें होगा ये कि आसमान से छोटी छोटी बॉल साइज की, जो गेंद के आकार की छोटी छोटी गेंदें छोड़ी जाएंगी वातावरण में, जो चमकीली होंगी और ऐसा लगेगा जैसे कि कोई शूटिंग स्टार हो, कोई टूटता हुआ तारा हो। ठीक है, मेटेओर लगेगा, उल्का। तो इसी को कहा जा रहा है कि दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का वर्षा के लिए सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट ऐसे ही आर्टिफिशियल मेटेओर का, आर्टिफिशियल शूटिंग स्टार्स का की वर्षा करेगा। ठीक है, तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है जापान की स्पेस एजेंसी ने। जापान की स्पेस एजेंसी कौन है? जक्सा। मैंने आपको कई बार इसके बारे में भी बताया है, याद रखिएगा। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जक्सा। जक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यही है जापान की स्पेस एजेंसी। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी है ना इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही हर देश की एक स्पेस एजेंसी होती है जो स्पेस से रिलेटेड अपने टारगेट्स को पूरा करती है। तो ऐसे ही जापान की स्पेस एजेंसी है जक्सा, याद रखिएगा, पूछा गया है 1-2 बार। तो इसी ने लॉन्च किया है इस सैटेलाइट को। अब जापान के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। जापान की मुद्रा होती है येन। जापान के पीएम है करंट टाइम पर, यानी प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे, और जापान की संसद का नाम होता है डाइट। इतना आपको जापान से रिवाइज कर लेना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कंपनी भारत में पहली लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री का निर्माण करेगी? तो अभी हाल ही में भेल यानी BHEL और लिपकॉइन, इन दोनों ने मिल करके एक डील साइन की है और इस डील में यही हुआ है कि ये दोनों मिल करके लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री का निर्माण करेंगे, जो कि भारत की पहली होगी। इसमें बात चल रही है कि सबसे पहले 1 गीगावाट हावर की, कितने की? 1 गीगावाट हावर की लिथियम आयन बैटरी प्लांट बनाने के लिए एक वर्ल्ड लेवल पर कंसोर्टियम बनाने की बातचीत चल रही है अभी। तो इसके बाद ये धीरे धीरे टारगेट 1 गीगावाट हावर से बढ़ करके 30 गीगावाट हावर तक बढ़ाया जाएगा इस प्लांट की क्षमता को। ठीक है, इस प्लांट की क्षमता को 1 गीगावाट हावर से बढ़ा करके लास्ट में टारगेट है कि 30 गीगावाट हावर बढ़ा दिया जाए। ओके, अब BHEL और लिपकॉइन मिलकर के इस फैक्ट्री का निर्माण करेंगे। तो हम लोग BHEL के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड।
क्या होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं प्रवीण अग्रवाल। कौन है, प्रवीण अग्रवाल हैं इसके महानिदेशक, और ये एक महारत्न कंपनी है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में द्विपक्षीय श्रृंखला जीतने वाली पहली मेहमान टीम बन गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में इंडिया ने जीता है और क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सीरीज जीत लिया है, और ऐसा करने वाली ये पहली मेहमान टीम बन गई है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में अभी तक कोई जाकर के सारी सीरीजें नहीं जीता था। तो अभी हालांकि T20 की सीरीज जो रही वो ड्रा रही, लेकिन फिर भी 2016 में इन्होंने जीता था, तो इस वजह से पहली मेहमान टीम ये बन गई है। ठीक है, तो 2-1 से इन्होंने टेस्ट जीता, उसके बाद 2-1 से वनडे भी जीत लिया। ठीक है, T20 ड्रा रहा था, तो 2-1 से टेस्ट और 2-1 से वनडे सीरीज जीत लिया इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। अब इसमें इस सीरीज़ में जो अभी रिसेंटली हुआ ODI सीरीज़, इसमें मैन ऑफ द सीरीज़ बने थे धोनी, MS धोनी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के करंट टाइम पर PM है स्कॉट मॉरिसन। कौन है, स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया की भी संसद का नाम वही होता है जो हमारे भारत की संसद का नाम है, वो है पार्लियामेंट। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का शुभारंभ किया है मुंबई में, और ये होगा सिनेमा के लिए। अब इस म्यूजियम में होगा क्या, इस म्यूजियम में भारतीय सिनेमा का इतिहास दिखाया जाएगा, भारतीय सिनेमा की जर्नी को दिखाया जाएगा ग्राफिक्स के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से। ठीक है, तो इस म्यूजियम को बनाने में टोटल 140 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत आई हुई है। ओके, तो कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय सिनेमा खोला गया? मुंबई में। और किसने उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इनका नाम फिर से आ गया है तो आप लोग फिर से रिवाइज करेंगे। मैंने कहा है आपसे कि जब तक आपको याद ना हो जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से, तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो जो अवार्ड्स मिले हैं उनके नाम आप लोग याद रखिए। अभी हाल ही में इनको मिला था फिलिप कोटलर अवार्ड। ठीक है, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, और इसके पहले इनको चैंपियंस ऑफ अर्थ का मिल चुका है, और सियोल शांति 2018 का भी अवार्ड मिल चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ओके, इनको आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित मैरी ऑलिवर का निधन हो गया। वह थी एक, तो यह थी एक लेखिका भी थी। ठीक है, ये एक लेखिका थी, कवि थी, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही थी मैरी ऑलिवर, और इनका निधन हुआ 83 वर्ष की आयु में लिम्फोमा की वजह से। इनको लिम्फोमा हो गया था, तो इस वजह से 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये एक लेखिका थी, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कवि थी ये, इन्होंने लगभग 15 से ज़्यादा कविताएं भी लिखी हैं और निबंध भी लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, UNCCD के पार्टियों के सम्मेलन के 14वें सत्र की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो UNCCD के पार्टियों के सम्मेलन के लिए 14वें सत्र की मेज़बानी करेगा इंडिया, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब ये UNCCD होता क्या है, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, और इसमें टोटल 197 देश शामिल हैं। ओके, अब इसके लिए इसको क्यों स्थापित किया गया है? इसको स्थापित किया गया है, जो मरुस्थलीकरण हो जाता है ना, जो मृदा का क्षरण होता है, उससे मुकाबला करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। ओके, तो मृदा के क्षरण के लिए उपाय ढूंढने के लिए, मरुस्थलीकरण से रोकने के लिए, बचने के लिए एक मीटिंग होगी, जो इसकी मेज़बानी करेगा इंडिया। ठीक है, भारत इसकी मेज़बानी करेगा, यानी कि ये मीटिंग भारत में होगी। और ये कब तक होगी? ये होगी अक्टूबर तक, अक्टूबर 2019 तक होगी ये मीटिंग, ये कॉन्फ्रेंस। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने यूरेनियम ऐश की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत ने यूरेनियम ऐश के लिए, यूरेनियम ओर के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये जो न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा काम में लाए जाते हैं, नाभिकीय रिएक्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो इसके आपूर्ति के लिए, इसकी सप्लाई के लिए किस देश के साथ हस्ताक्षर किया गया है? उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब ये उज्बेकिस्तान के साथ क्यों समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? क्योंकि उज्बेकिस्तान जो है ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा यूरेनियम का निर्यातक है, एक्सपोर्टर है। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा, तो इसी वजह से यूरेनियम से किया गया है अनुबंध पर हस्ताक्षर भारत ने किया है। और इससे क्या होगा? इससे जो न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं, यानी परमाणु ईंधन होते हैं, उसमें और ज़्यादा वृद्धि हो पाएगी भारत में। ओके,
तो अब उज्बेकिस्तान आया है, तो हम लोग उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ और भी जानते हैं पॉइंट्स। उज्बेकिस्तान की राजधानी होती है ताशकंद। क्या है? ताशकंद होती है यहाँ की राजधानी, और यहाँ की मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम। क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र स्थापित किया जाना है महाराष्ट्र के नासिक में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नासिक में स्थापित किया जाएगा दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र। अब ये तो होगा दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र, यानी सेकेंड डिफेंस इनोवेशन हब। तो पहला कहाँ पर स्थापित है? तो ये भी जान लीजिए। तो पहला रक्षा नवाचार केंद्र स्थापित है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। कहाँ पर? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारत का पहला रक्षा नवाचार केंद्र यानी फर्स्ट डिफेंस इनोवेशन हब स्थापित है। दूसरा महाराष्ट्र के नासिक में स्थापित होगा। अच्छा, इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसको स्थापित करने का उद्देश्य यही है कि जो हथियारों का एक्सपोर्टेशन होता है भारत से, उसमें जो एनुअल एक्सपोर्टेशन होता है, वार्षिक निर्यात होता है, उसका टारगेट 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। जिससे कहाँ तक? 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। ओके, तो इसीलिए स्थापित किया जाएगा भारत का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र, सेकंड डिफेंस इनोवेशन हब, और महाराष्ट्र के नासिक में ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों फिलहाल आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि लास्ट डे के क्वेश्चंस क्या क्या थे। तो लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था 9वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किसने किया? तो 9वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, नेक्स्ट था, चंद्रमा के छुपे हुए भाग का अवलोकन करने के लिए चीन ने कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा है? तो चाइना ने भेजा था चांग-ई 4 रोवर। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये जो चंद्रमा का छुपा हुआ भाग होता है, क्योंकि पृथ्वी से हमारे केवल 57% ही दिखता है चंद्रमा का भाग, तो जो छुपा हुआ भाग होता है उसका अवलोकन करने के लिए ये भेजा गया था। वहाँ पर इसने कपास उगाने में भी सफलता हासिल की है इस चांग-ई 4 रोवर ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, वर्तमान में TRAI यानी ट्राई के चेयरमैन कौन है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? और दूसरा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और आजकल आप लोग डिटेल में नहीं लिख रहे हो, कोशिश किया करो आप लोग डिटेल में लिखने की। अगर आप लोग डिटेल में लिखने की हैबिट डाल दोगे तो फिर आपका रिवीजन बार बार होता रहेगा और आपसे पॉइंट्स कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी हिट कर लेना, जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा, वहाँ पर आपको सभी PDF फाइल एक साथ मिल जाएगी, जहाँ से आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.